नुत्फा। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ की शख्सियत दर हकीकत ऐसी ही थी जैसी आपने अफसाने में पेश की है, या महज आपके दिमाग की पैदावार है। पर मैं इतना जानता हूं कि ऐसे अजीबो गरीब आदमी मिलते हैं। मैंने जब आपका अफसाना पढ़ा तो मेरा दिमाग फौरन ही अपने एक दोस्त की तरफ मुंतकिल हो गया, सादिके की तरफ। आपके बाबू गोपीनाथ और उसमें बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन दोनों का खमीर एक ही मिट्टी से उठा है। आपके बाबू गोपीनाथ को दौलत विरासत में मिली है, मेरे सादिके को अपनी मेहनत व मशक्क़त और जहानत के सिले में। दोनों शाह खर्च थे। आपका बाबू गोपीनाथ बज़ाहिर बुद्धू था, लेकिन दरअसल बहुत होशियार और बाखबर आदमी था। मेरा सादिक अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसा था। वो बुद्धू था ना चालाक, दरमियाने दर्जे की अक्लो फहम का आदमी था। अपने काम में आठों गांठ होशियार, हिसाब का पक्का, लेन देन के मामले में बड़ा बाउसूल। आपके बाबू गोपीनाथ को लुट जाने में मजा आता था, उसे दूसरों को लूटने में। बाबू साहब को पीरों फकीरों के तकियों और रंडियों के कोठों से रगबत थी, सादिक को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर इन तमाम तफावतों के बावजूद मैं जब भी बाबू गोपीनाथ को सादिक के साथ खड़ा करता हूं तो मुझे उनके खद्दो खाल एक जैसे नजर आते हैं जैसे वो जुड़वा हैं। मैं तज्जिया नहीं करना चाहता। हो सकता है आप जब सादिक का हाल मुझसे सुने तो उसको इंसानों की किसी और ही सफ में खड़ा कर दें, जिसमें बाबू गोपीनाथ की मूंछ का एक बाल भी ना आ सकता हो। लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपके तज्जिये में गलती हुई है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसे इस सफ से निकालकर उस सफ में शामिल कर दीजिए जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। मैं अफसाना निगार नहीं, मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ के हालात आपने मिनोअन बयान किए हैं या उनमें कुछ रद्दो बदल किया है। बहरहाल जो कुछ भी है बहुत खूब है, और जो कुछ इस अफसाने में है अगर उसके मुताबिक बाबू गोपीनाथ नहीं चला तो लानत है उस पर, और अगर वो ऐसा ही था जैसा कि अफसाने में है तो उस पर खुदा की रहमत हो। यकीन मानिए ऐसे लोग परस्तिश के काबिल होते हैं, और सादिक का शुमार भी ऐसे ही लोगों से होता है। उससे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई। जंग का जमाना था, ठेकेदारियां बड़े जोरों पर जो घी में थीं, सादिके की और सर मुहावरे के मुताबिक कड़ाहे में। मेल मिलाप और असर रसूख काफी था, और शाह खर्च था ही। 10-20 पुरतकल्लुफ दावतें करता और एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में डाल लेता। एक बात है, बेशक उसने बहुत कमाया, दोनों हाथों से गवर्नमेंट का माल लूटा, लेकिन उसमें उसने उन लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जिनके जरिए से उसको इस लूट के मौके बहम पहुंचे थे। इसी दौरान में उसका गुजर उन वादियों में हुआ जिनका बाबू गोपीनाथ एक बहुत बड़ा जायर था, लेकिन वो उनमें भटका नहीं। दूसरों के साथ महज रवादारी की खातिर जाता रहा और वापस घर आकर अपने जूतों की गर्द झाड़ कर बैठ जाता रहा। उसने बोतल से भी तारुफ हासिल किया, मगर मुआनके की नौबत न आने दी। 1-2 घूंट पी सिर्फ दूसरों का साथ देने के लिए। उन कोठों पर जहां आपके बाबू गोपीनाथ के कौल के मुताबिक धोखा ही धोखा होता है, सादिके ने खुद को धोखा देने की कभी कोशिश न की। 1-2 बार उसे अपने साथियों की खुशी के लिए रंडियों का मुंह चूमना पड़ा था, और चंद वाहियात हरकतें भी करना पड़ी थीं, मगर उसने उनसे कोई लुत्फ हासिल नहीं किया था। वो रंडी के मुतालिक कभी सोच ही नहीं सकता था, लेकिन
अगर मिलिट्री के नौजवानों के लिए रंडियां फराहम करने का ठेका उसे मिल जाता तो यकीनन उनके मुतालिक बड़े गौर व फिक्र से सोचना शुरू कर देता। वो कारोबारी आदमी था, लेकिन एकदम हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि सादिक वो सादिक ही न रहा। जंग खत्म हुई तो ठेके भी खत्म हो गए। फिर मुकदमों का कुछ ऐसा तांता बंधा कि सादिक कचहरियों के चक्कर में फंस गया। जो दौलत पैदा की थी सब मुकदमों की नजर हो गई। मोटर के बजाय अब सादिक टांगे पर होता था, नया सूट उसके बदन पर होता था। अब उसे कपड़ों से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। पहले उसके खुशामदी दोस्त उसे नवाब साहब कहकर पुकारते थे, अब वो सिर्फ सादिका, ओए सादिका रह गया था। मगर उनकी इस तब्दीली, ये तखातुब को सादिक ने कतन महसूस नहीं किया था। उसको अपने मुकदमों की इतनी फिक्र थी कि वो ऐसी फरोआत के बारे में सोच ही नहीं सकता था। कचहरियों के इस चक्कर में उसने अपनी मर्जी से बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और थोड़े ही अरसे में बड़े धड़ल्ले का शराबी बन गया। इसी दौरान में उसकी मुलाकात सरहद के एक खान से हुई जिसको वहां की हुकूमत ने सूबा बदर कर रखा था। यह मुलाकात रंडी के एक कोठे पर हुई। जिंदगी में सादिक पहली मर्तबा किसी इंसान के खुलूस से मुतासिर हुआ। यह खान अपने इलाके का बहुत बड़ा रईस था, बिल्कुल अनपढ़ मगर जाहिल नहीं था। उसका दिलो दिमाग कौम की फलाहो बहबूद के लिए पूरी तरह रोशन था। वो एक बहुत बड़ा इनकलाब चाहता था जो जुल्म सितम को खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाए। वो चाहता था कि सरमाए की लानत से दुनिया आज़ाद हो जाए। इन ख्यालात की पादाश में वो अपने वतन से बाहर निकाल दिया गया था। मैं आपकी तरह अफसाना निगार नहीं हूं, मुझसे हाशिया आराई नहीं होती। खान का करैक्टर भी कम दिलचस्प नहीं। किसी जमाने में वो बड़ा पुरजोश सुर्ख पोश था। इस तहरीक से वाबस्ता होकर उसने कई मर्तबा जेल देखी, अपनी जायदाद में से हजारों रुपए खर्च किए। जब बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीगी बन गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से उसे वालिहाना इश्क हो गया। मुस्लिम लीग की तंजीम के लिए उसने काबिले कदर खिदमात सरअंजाम दी, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि वो जो तालीम याफ्ता थे उससे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े मंसूबों पर जा बैठे। खान झुंझला गया। इस झुंझलाहट में उसने अपने गैज़ो गज़ब का बड़ा खाम मुजाहिरा किया और नतीजा ये हुआ कि आपको कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। जिस जमाने में सादिक की उनसे मुलाकात हुई, आपकी हालत बिल्कुल बच्चों की सी थी। उन बच्चों की सी थी जिनको मामूली सी शरारत पर सख्त गीत मास्टर ने बेंच पर खड़ा कर दिया हो या मुर्गा बनाकर क्लास के एक कोने में कान पकड़ने का हुक्म दे दिया हो। सादिक जब भी मुझसे उनकी बात करता तो कहता, बड़ा बीबा आदमी है। कुछ मैं भी इस खान के मुतालिक जानता हूं। ये वाक़या है कि सिर्फ बीबा ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो उसकी शख्सियत को पूरे तौर पर अपने अंदर समेट लेता है। वतन से दूर था, सैकड़ों मील दूर, मगर वतन की याद उसे कभी नहीं सताती थी। अपने गांव में एक छोड़ 2 बीवियां थी, मगर उनके मुतालिक कभी उसने तरद्दुद का इजहार नहीं किया था, इसलिए कि उसको इस तरफ से कामिल यकीन था कि जमींदारी से जो कुछ वसूल होता है उनके अखराजात के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। 700-800 रुपया माहवार उसका मैनेजर वहां से रवाना कर देता था, जो इसकी वाक सहाल मोटर के पेट्रोल और उसकी शराब पर उठ जाता। घर उसका हीरा मंडी के एक कोठे पर था। सूबा बदर होने के बाद उसने कुछ देर इस मंडी के मुख्तलिफ कोठों पर झक मारी। आखिरकार एक कोठा मुंतखब करके वहां मुस्तकिल तौर पर अपने डेरे जमा दिए। 1.5-2 महीने के बाद खान साहब को महसूस हुआ कि आपको उस कोठे की रंडी से इश्क हो गया है। आपने सादिक को
इस राज से बड़े बीबेपन के साथ आगाह किया। सादिक, वो रंडी जिसके कोठे पर तुमसे पहली मुलाकात हुई थी हमारे दिल के अंदर घुस गई है। उसको बदर करने की कोई तरकीब तुम्हारे दिमाग के अंदर आती हो तो हमको बताओ। सादिक ने उसको बहुत सी तरकीबें बताई जिन पर खान साहब ने अमल भी किया, मगर वो अपने दिल के अंदर से उस रंडी को शहर बदर न कर सके। आखिरकार उन्होंने एक बार फिर उसी बीबेपन के साथ सादिक से कहा, सादिक, वो रंडी हम पर सवार हो गई है, हम उसको अपनी बीवी बना लेगा। सादिक ने उनको बहुत समझाया बुझाया, मगर खान साहब इश्क के हाथों मजबूर थे। रंडी को भी वो पसंद आ गए थे। चुनाचे एक दिन वो मियाँ बीवी बन गए। रंडी के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद ना आया। बड़ी गड़बड़ हुई, आखिर समझौता हो गया। रंडी वहीं कोठे पर रही और खान साहब उसके शौहर की हैसियत से उसके साथ रहने लगे। सादिक ने मुझसे कहा, खान अजीबोगरीब आदमी है, इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है, अखबारी और सियासी दुनिया में नाम रखता है, लेकिन उसे कभी इतना ख्याल नहीं आता कि वो एक बदनाम मोहल्ले में रहता है। एक रंडी जिसके हजारों गाहक थे उसकी बीवी है। मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि पठान होकर उसकी गैरत कहाँ सो रही है। सरहद में 2 बीवियां पड़ी हैं, औलाद मौजूद है, मगर वो किस इत्मीनान से हीरा मंडी के कोठे में एक चिचोड़ी हड्डी चूसता रहता है। उससे इस बारे में कुछ कहता हूं तो उसके बेरिया चेहरे पर बीबी सी मुस्कुराहट पैदा होती है और वो मुझसे कहता है, सादिक, वो लोग उधर राजी खुशी है, हमें कोई तरद्दुद नहीं, और ये रंडी बहुत अच्छा है, हमसे मोहब्बत करता है। जो औरत उधर होता है ना, मोहब्बत करना नहीं जानता, नाज नखरा नहीं जानता, और मुझे यकीन आ जाता है, मुझे उसकी हर बात का यकीन आ जाता है। और ये वाकया है कि सादिक, जिसको पहले किसी बात का यकीन नहीं आता था, अब उस खान के कहने पर चलता है। जब वो मुकद्दमों से फारिग हुआ तो उसके कहने पर उसने मिलिट्री की छोड़ी हुई बारकें ढाने और उनका मलबा उठवाने का ठेका ले लिया। उस काम से इसे नफरत थी, मगर खान साहब के मशवरे को वो कैसे टाल सकता था। चुनाचा 1 बरस तक वो कुम्हारों और उनके गधों और मलबों के धूल गुबार में फंसा रहा, लेकिन इसमें उसने काफ़ी कमाया। खुशामदी दोस्त यार फिर से उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। मेरा ख्याल था कि वो इन्हें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन उसने उनको दुत्कारने की कोई कोशिश न की। पहले सिर्फ दस्तरखान पर उनकी शमूलियत होती थी, अब बोतल में भी वो उसके शरीक होने लगे। खान ने उसको बताया था कि शराब बहुत अच्छी चीज़ है, खुसूसन उस आदमी के लिए जो सूबा बदर कर दिया गया हो। बोतल से मुंह लगाते ही एक नया सूबा उसके दिलो दिमाग में आबाद हो जाता है, जिसमें वो एक कोने से दूसरे कोने तक जहां चाहे स्टूल पर खड़ा होकर बागियाना से बागियाना तकरीर कर सकता है, सरमाए की तमाम लानतों से उसको पाक कर सकता है। और फिर रंडी का कोठा, इससे बेहतरीन घर तो और कोई हो ही नहीं सकता। बीवी घरेलू और सगी किस्म की हो तो आदमी उसे गाली नहीं दे सकता। अगर रंडी हो तो गंदी से गंदी गाली भी उसे दी जा सकती है, उसकी माँ के सामने, उसकी फूफी के सामने, उसकी चची के सामने, और अगर उसका बाप, कोई बाप मौजूद हो तो उसके भी सामने। फिर वो इसे अपने मखसूस खाम और बीबी अंदाज में रोज़मर्रा ज़िंदगी में गाली की अहमियत बयान करने लगता और उसे बताता कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आदमी इसे वक्तन फ़वक्तन अपने अंदर से बाहर ना निकाले तो ताफ़ुन पैदा हो जाता है, जो बिलाखिर दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर करता है। रंडी का कोठा और घरेलू घर ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। वहाँ 100 बखेड़े होते हैं, इतना साजो सामान और इतने रिश्ते होते हैं कि आदमी उनसे छुटकारा हासिल करना चाहे तो पूरी ज़िंदगी इसी कोशिश में बसर हो जाए, मगर यहाँ रंडी के कोठे पर ऐसी कोई मुश्किल नहीं। अपना होल डाल और ट्रंक उठाओ, अचकन कांधे पर डालो
और किसी होटल में जाकर बड़े इत्मीनान से तलाक का कागज लिखकर रवाना कर दो। एक बात और भी है, रंडी को समझने में अगर दिक्कत महसूस हो तो उसको इस्तेमाल करने वाले ऐसे कई आदमी मौजूद होंगे जिनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर गाना बजाना मुफ्त, अय्याशी की अय्याशी, शादी की शादी। जी उकताया तो छोड़कर चलते बने। कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं कहेगा, बल्कि वो जो शरीफ हैं मरहबा कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। रंडी को लानती कहेंगे जो चिमट गई थी, और खुदावंद करीम का शुक्र बजा लाएंगे कि उसने उससे निजात दिलाई। और रंडी की जिंदगी में भी कोई जलजला नहीं आता, उसके लगे बंधे गाहक मौजूद ही होते हैं। तुम्हारी ठेकेदारी खत्म होती है तो वो इत्मीनान का सांस लेते हैं कि चलो हमारा रास्ता खुला। सादिक को खान रंडी से शादी के फवायद अक्सर बताता रहता था। बोतल से बड़े खुलूस के साथ मुंह लगाकर अब उसने रंडियों के कोठे पर भी आना जाना शुरू कर दिया था, मगर उसने इनमें वो बात अभी तक नहीं देखी थी जिसके मुतालिक वो अक्सर अपने पठान दोस्त से सुना करता था। खान को सादिक के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम था। उसको पता चल गया था कि वो हीरा मंडी से उकता गया है। कारोबार अच्छा है, आमदन की माकूल सूरत पैदा हो गई है, इसलिए वो अब अपना घर बनाना चाहता है जिसमें उसकी 1 अदद बीवी हो, 10 अदद बच्चे हों, कलोट हों, पोतड़े हों, चूल्हा हो, चिमटा हो, तवा हो। वो फल खरीदे तो सीधा घर पहुंचे, शराब की बोतलों की बजाय दूध की बोतलें खरीदे, मिरासियों और भड़वों की बजाय शरीफ लोगों से मिले। शुरू में तो खान अपने मखसूस अंदाज में ऐसे वाहियात अक़दाम से रोकने की नरमो नाजिक कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसने अपने मोहल्ले में किसी से कोई मुनासिब व मौजू रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है तो उसको बहुत कोफत हुई। सादिक, ये तुम क्या हिमाकत करने वाला है? शादी वादी हरगिज मत करना। ये दुनिया ऐसी है जहां किसी वक्त भी तुमको सूबा बदर या शहर बदर किया जा सकता है। मैं इतने बरस कांग्रेस में रहा हूं, सुर्ख पोश तहरीक चलाने में इतना काम किया मैंने कि तुमको इसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सिर्फ ये सीखा है कि ज़िंदगी में तुम जिसको भी शरीक बनाओ अटैची केस की तरह होनी चाहिए, जिसको तुम हाथ में उठाकर चलते हो, या उसे वहीं छोड़ दो। वो ज़्यादा कीमती नहीं होनी चाहिए। कीमती चीज़ों को छोड़ देने का बड़ा गम रहता है। सो ब्रदर, तुम शादी ना करो, बाज आओ इस ख्याल से। वो रंडी जिसके पास तुम जाते हो क्या बुरी है, उससे इश्क करना शुरू कर दो। ये कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। सादिक ने घरेलू किस्म की औरत से शादी के हक में अपने दलाइल पेश किए, मगर खान के सामने उसकी कोई पेश न चली। सादिक, तुम उल्लू है, खुदा की कसम उल्लू है। तुम हमारी बात नहीं मानता। जिसके पास 2 बीवियां हैं अपने कबीले की, तुम हमारी बात मानो। हम तुम्हारा दोस्त है, पठान है। खुदा की कसम खाकर कहता है कि हम झूठ नहीं बोलता। ये दुनिया जिसमें हम जैसे मुखलिस आदमी को सूबा बदर करने वाले हाकिम मौजूद हैं, उसमें रंडी के कोठे ही को अपना घर बनाना चाहिए। हमको तो यहाँ बहुत आराम है। तुम भी हीरा मंडी में अपना घर बना लो और आराम करो। सादिक अजीब मखमसे में गिरफ्तार था। मुझसे मिलकर वो घंटों बातें करता रहता। वो हीरा मंडी के सख्त खिलाफ था, मगर थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि वो इसका कायल होता जा रहा है, क्योंकि अब वो खान की कही हुई बातें यूँ सुनाता था जैसे उसके दिल को लग चुकी हैं। चुनाचे एक रोज़ उसने मुझसे कहा, मैंने सारी उम्र ठेकेदारी की है और ठेकेदारी से बढ़कर बेईमानी का और कोई कारोबार नहीं हो सकता। उसका अव्वल खोट, उसका आखिर खोट। ये ऐसा बाजार है जिसमें कोई खरा सिक्का नहीं चल सकता। सुना है विलायत में ऐसी मशीनें हैं जिनमें अगर खोटे सिक्के डाले जाएं तो वो बाहर निकाल देती हैं।
लेकिन ठेकेदारी एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर खरे सिक्के डाले जाएं तो कबूल नहीं करेगी, फौरन बाहर निकाल देगी। मुझे सारी उम्र यही काम करना है कि मुझे सिर्फ यही आता है, तो क्यों ना मैं हीरा मंडी ही में अपना घर बनाऊं। वहाँ खरे सिक्के चलते हैं, लेकिन उनके इवज जो माल मिलता है उसमें सिर्फ खोट ही खोट होता है। मैं समझता हूँ मेरी रूहानी तस्कीन के लिए वहाँ की फिजा अच्छी रहेगी। फिर एक रोज़ उसने मुझे बताया, खान बहुत खुश है, उसकी दोनों बीवियाँ वहाँ सरहद में उसके घर में खुश हैं, उसकी औलाद भी खुश है। उनकी खैर खैरियत उसको अपने मैनेजर के ज़रिए से मालूम होती रहती है। यहाँ हीरा मंडी में उसकी रंडी भी खुश है, उसकी माँ भी खुश है, उसकी फूफी भी खुश है, उसकी मेरासी भी खुश हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खान खुश है। कभी कभी उन हाकिमों के खिलाफ एक बयान अखबारों में शाया कर देता है जिन्होंने उसको सूबा बदर किया था, और अपनी रंडी को सुना देता है। वो भी खुश हो जाती है। उस रात गाने बजाने की महफिल गर्म होती है और खान सनद पर गाँव तकिए का सहारा लेकर यूं बैठता है जिस तरह एक तमाशबीन। उस्ताद साहब और मिरासियों से इस तरह बातें करता है जैसे उसने नई तमाशबीनी शुरू की है। उसकी रंडी मुजरा करती है और वो जेब में हाथ डालकर उसको 10 रुपए का नोट देता है, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 1 रुपए वाला। उसके बाद वो महफिल बर्खास्त कर देता है और उस रंडी के साथ सो जाता है और इस मनकुआ औरत के साथ ऐसी रात बसर करता है जो गुनाह आलूद हो। मैं तो समझता हूँ ये बड़े मज़े की चीज़ है। लेकिन जब उस रंडी से शादी का सवाल पैदा हुआ, यानी खान ने सब मामला तैयार कर दिया और सिर्फ इजाबो कबूल की रस्म बाकी रह गई, तो सादिक पीछे हट गया। खान आग बगूला हो गया। मेरे सामने उसने सादिके को बहुत लान तान की। तुम्हारी समझ में पत्थर पड़ गए हैं सादिक, तुम उल्लू के पट्टे हो। शरीफ औरत से शादी करके खुदा की कसम तुम पछताओगे। ये दुनिया ऐसी नहीं है, परवरदिगार की कसम, जिसमें शराफत से शादी की जाए। इसमें रंडी अच्छी रहती है। तुम शरीफ मत बनो। याद रखो, अगर तुम शरीफ बन गए तो सूबा बदर कर दिए जाओगे। तुम हीरा मंडी में रहो। यहाँ सिर्फ एक ही सूबा है जिसमें से तुम बदर नहीं किए जा सकते, इसलिए कि इसके साथ कोई हाकिम अपना रिश्ता कायम नहीं करेगा। तुम गधे हो, अपना घर यहीं बनाओ, इससे बेहतर जगह तुम्हें और कोई नहीं मिल सकती। सादिक ने अपने मोहल्ले में एक जगह बात पक्की कर ली थी। जब खान ने उसको समझाया बुझाया तो उसने अपना इरादा तर्क कर दिया, लेकिन वो रंडी से शादी करने पर आमादा ना हुआ। उसने मुझसे कहा, मैंने अब शादी का ख्याल ही छोड़ दिया है। मैं खान का कहना ज़रूर मान लेता, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं अब ऐश करूँगा, एक रंडी के पास नहीं, कई रंडियों के पास जाया करूँगा। और उसने मुताद्दिद रंडियों के यहाँ जाना शुरू कर दिया। उसे अब कई ठेके मिल गए थे। उसके पास फिर दौलत की फरावानी थी। हीरा मंडी से जब वो मोटर में गुजरता तो चारों तरफ कोठों पर रंगीन मुस्कुराहटें तीतरियों की तरह उड़ने लगती। अब वो फिर नवाब साहब था, हीरा मंडी का नवाब साहब। पूरे 3 बरस तक वो खेल खेलता रहा। मेरा ख्याल है गालिबन खान की उस कोशिश का रद्द अमल था जो उसने सादिक को अपने कालिब में ढालने के लिए की थी। वो चाहता था कि अपने तजुर्बात का निचोड़ उसके हलक में डालकर उसको अपने जैसा बना ले, मगर उसका नतीजा ये निकला कि सादिक इधर का रहा ना उधर का। वो पूरा औबाश बन गया। जिस रास्ते से उसको नफरत थी वो उसी का अनथक मुसाफिर बन गया। मैंने उसको बारहा समझाया कि देखो सादिक, बाज आ जाओ, अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी दौलत यूं बर्बाद ना करो, लेकिन वो ना माना। मेरी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। मेरी दुनिया खोट की दुनिया है, इसमें सिर्फ 1/100 हिस्सा सीमेंट होता है, बाकी सब रेत, और वो भी जिसमें आधी मिट्टी होती है। मेरी ठेकेदारी में जो इमारत बनती है
उसकी उम्र अगर कागज़ पर 50 साल है तो ज़मीन पर 10 साल होती है। मैं अपने लिए पुख्ता घर कैसे तामीर कर सकता हूँ? रंडियाँ ठीक हैं, मैंने सोसाइटी के इस मलबे का भी ठेका ले रखा है। वो रोज़ एक ना एक बोरी ढोकर ठिकाने लगा देता हूँ। वो बोरियां ढो ढोकर अपनी दानिश में ठिकाने लगाता रहा। मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। वो बहुत बदनाम हो चुका था। उसको मालूम था कि मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन उसने मुझे मनाने की कोई कोशिश न की। 1.5 बरस के बाद एक दिन अचानक वो मेरे पास आया। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता है, मगर नहीं कह सकता। मैंने उससे पूछा, कुछ कहने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? एक रंडी से। मुझे बहुत गुस्सा आया। बको नहीं, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं चिढ़ गया। मजबूरी कैसी? सादिक ने सर झुकाकर कहा, उसके नुत्फा ठहर गया है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। उससे क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। सादिके ने अपना झुका हुआ सर उठाया और कहना शुरू किया, मैं मजबूर हो गया हूँ। शादी के सिवा अब और कोई चारा नहीं। सादिक ने उस रंडी से शादी कर ली, मगर उसके कोठे को उसने अपना घर न बनाया। उन लोगों ने ये रंडी, जिनकी रोजी का ठीकरा थी, बहुत दंगा फसाद किया, मगर उसने कोई परवाह न की। हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए और आखिर कामयाब हो गया। उस रंडी के बतन से एक लड़की पैदा हुई। उसकी पैदाइश के 6 महीने बाद सादिक के दिल में जाने क्या आई कि उसने रंडी को तलाक दे दी और उससे कहा, तुम्हारा असल मकाम ये घर नहीं, हीरा मंडी है। जाओ, इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। इसको शरीफ बनाकर मैं तुम लोगों के कारोबार के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, ये नुक्ते अच्छी तरह समझता हूँ। जाओ, खुदा मेरे उस नुत्फे के भाग अच्छे करे। लेकिन देखो, इसे नसीहत देती रहना कि किसी से शादी की गलती कभी न करे। ये गलत चीज़ है। मालूम नहीं जो कुछ मैंने बयान किया है सादिके के मुतालिक ज़्यादा है ये खान के मुतालिक। बहरहाल मुझे ये दोनों इसी सफ़ के आदमी मालूम होते हैं जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। और इस दुनिया में जहाँ सूबा बदर और शहर बदर किया जा सकता हो, ऐसे आदमी ज़रूर मौजूद होने चाहिए जिनको सोसाइटी अपने और अपने बनाए हुए कवानीन के मुंह पर तमाचे के तौर पर कभी कभी मार सके।